इसमें अगर आप देखें वो क्यूबिक हो सकती है, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक एटसेट्रा। तो उनमें जो एंगल, फेसेस या एजेस होते हैं वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये नहीं है कि अगर आपके पास एक क्यूबिक है तो उसका अगर लार्ज पीस है तो उसके 8 एजेस है। तो अगर क्यूब को ब्रेक कर लिया जाए उसका आपके पास, तो उसके जो 5 और 4 एजेस होते हैं। ब्रेक होगा, छोटा क्यूब लेंगे उसके भी 8 एजेस होंगे। अगर आपके पास बड़ा क्यूब है उसमें सारे एंगल 90 के हैं, अगर उसका छोटा क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेंगे उसमें भी सारे एंगल्स वो 90 के ही होंगे। इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि आपके पास फेसेस एंड एंगल्स रिमेन कैरेक्टरिस्टिक्स इवन इन फाइन पाउडर फॉर्म। फेसेस क्या होते हैं बेटा? फेस क्या होता है? प्लेन हिस्सा। अगर एक क्यूब ले लो, उसका जो सामने वाला फ्रंट हिस्सा, आपके पास बैक हिस्सा, लेफ्ट राइट अप अबव बिलो, ये उसकी फेसेस कहलाते हैं। वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम आ रही है बच्चों ऐसा से। नहीं है कि कोई बड़ा क्यूब लिया उसकी शेप है, तो कोई छोटा क्यूब होगा तो उसकी दो फेसेस होंगी। तो ये पहली प्रॉब्लम आ रही है फेसेस बच्चों एंड एंगल्स रिमेन कैरेक्टरिस्टिक्स इवन इन फाइन पाउडर फॉर्म। से। लाइट का सेकंड इशू चीज है। है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि इनमें एटम, आयंस, सर मॉलिक्यूल एक मिनट, अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होती है। पर्टिकुलर हीट इनको रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, सर बात रेंज में नहीं होते। एक्सक्यूज मी सर, बोर्ड क्लियर नहीं है। 2000 के दरमियान मेल्ट करेगा क्योंकि वो कम फोन होता करके है। कहता लेकिन हूँ। मैंने एग्जांपल दिया NaCl, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 801, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा एक है क्लीवेज प्लेन। जब इन क्रिस्टल्स को ब्रेक किया जाता है तो वो हमेशा एक डेफिनेट प्लेन में अक्रॉस जो है वो ब्रेक हो, क्योंकि इनमें आपके पास एटम्स की अरेंजमेंट है, तो उसी अरेंजमेंट से इन्होंने टूटना है। वो आपके पास एक दूसरे के इंक्लाइंड एंगल भी हो सकते हैं और पैरेलल भी आपके पास आ जाए। पैरेलल भी ब्रेक किया जा सकता है और उनको इंक्लाइंड भी ब्रेक बात सुनिएगा सर, वो डिपेंड कर रहा होता है सरकार किस आपके पास सॉलिड को, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करना चाहते हैं। इसमें वो माइका की एक एग्जांपल आती है। अगर आप कलर का हाथ की तरफ गए, उसमें जो पत्थर होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो एक डेफिनेट प्लेन में वो टूटेंगे। उनको परपेंडिकुलर तोड़ना चाहें तो वो जरा मुश्किल होगा, वो अलोंग डेफिनेट प्लेन ब्रेक होगा। दूसरा बच्चे घर वालों ने सुन लेना सर, बात सुनिएगा सर, एक मिनट। हेलो जी मुजम्मल साहब, ये बोर्ड में प्रॉब्लम। एक मिनट, आई थिंक सो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब। हाँ जी सर, ये जरा देख लीजिएगा। जमल साहब, हाँ जी सर, ये देख लीजिएगा। ये बोर्ड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। जी क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा जूम करने जरा बोर्ड को ना, ये तो बच्चों को क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड, अच्छा बोर्ड जूम कर दूं मैं? हाँ थोड़ा सा जूम करना है, वो दूर है ना काफी, और टेक्स्ट भी छोटा लिखा हुआ, उसका फॉन्ट स्टाइल छोटा है जरा टेक्स्ट का, इस वजह से। मैंने बच्चों से शुरू में पूछा था, बच्चे कह रहे थे क्लियर नजर आ रहा है, मैंने इसलिए चले मैं आगे कर देता हूँ। ठीक जी सर। अच्छा बेटा, अब देखे जरा, ये क्लियर नजर आ रहा है बोर्ड? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिएगा, ऊपर वाला पोर्शन जरा कट हुआ है थोड़ा सा। अब बोर्ड क्लियर है? सर बोर्ड क्लियर है, जरा कैमरा थोड़ा सा ये माइबा का मैसेज आया कि ठीक है सर। तो बेटा मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? सर ऊपर वाला आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आती है सर। चलें ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट है जरा, मैं इसको सर थोड़ा सा माइक वो कैमरा ऊपर करने, जरा कट हुआ है ऊपर से बोर्ड, दूसरी रो, सॉरी दूसरा कॉलम। हाँ अब थोड़ा सा ठीक है बेटा। सर अब बेहतर है। एक मिनट है, इसको फर्दर कर लेते हैं। अब ठीक हुआ बेटा? जी सर ठीक है अब। यस सर। बेटा आपके पास, अच्छा वो जिस तरह से कह लें कि
जब अमर जकी साहब लेते हैं लेक्चर, ये जरा मुझे बता दीजिएगा, तब वो फोकस करता है वीडियो को? क्योंकि यहाँ पे जब मैं मोबाइल से लेक्चर लेता हूँ तो वो फोकस करता है, जिसकी वजह से बार बार ब्लर होता है। जब नो अमर जकी सर, साहब लेते हैं, उनके लेक्चर में भी फोकस होता है जैसे आपके लेक्चर में हो रहा है सर, थोड़ा सा। लेक्चर में नहीं होता है? सर होता है उनके लेक्चर में भी, थोड़ा सा होता है। मैं अब कोशिश करूंगा खुद कम ही लूं, उसकी वजह से फिर एडजस्टमेंट नहीं हो वो करता है, जिससे प्रॉब्लम हो आपके पास फेस करना पड़ रहा होता। चलो मैं इसको देखता हूँ, चलिए आज के लिए थोड़ा सा फिर बियर कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, बात कर रहे थे क्लीवेज प्लेन के ऊपर। सॉलिड ब्रेक होता है, वो एक डेफिनेट प्लेन के अक्रॉस जो है वो ब्रेक होगा। वो आपके पास इंक्लाइन में भी ब्रेक अगर आपको कर रहा है तो वो आपके पास एक पर्टिकुलर एंगल में जाकर ब्रेक करेगा, इस तरह से कि अगर कोई लेटस है उसको मैं ब्रेक करता हूं तो वो यूनिट सेल में टूटेगा, क्यूब को ब्रेक करूंगा तो वो फर्दर क्यूब में ही टूटेगा। अगला आपके पास हेक्सागोनल को ब्रेक कर रहा तो वो उसके फर्दर वो हेक्सागोनल में ही टूटेगा, इससे ये मुराद। अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी बुक से अगर आप इनको डिफाइन देखें तो बेटा क्या किया हुआ है कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय चेंजिंग डायरेक्शन। ये क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट होती है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो सकती हैं बाय चेंजिंग डायरेक्शन। जैसे आप बड़ा कॉमनली एक क्वेश्चन पढ़ते होते थे, ग्रेफाइट पैरेलल करंट को कंडक्ट करता है परपेंडिकुलर नहीं करता। तो ये इसकी एक आपके देखिए प्रॉपर्टी चेंज हो रही है बाय चेंजिंग डायरेक्शन। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एन आइसोटोप। तो वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, कंडक्टेंस ऑफ ग्रेफाइट इज रिलेट टू आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो एन आइसोट्रॉपी से रिलेट है। अब चेंज इन प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो बेटा होता क्या एक्चुअली कि जब हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अरेंजमेंट ही मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो जाता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये दो तरह के एटम से मिलकर बने, ए और बी, और ये एटम्स अल्टरनेट पोजीशन के साथ अरेंज। अगर इनको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, अगर इस चीज को लेफ्ट टू राइट अगर आप पढ़ें तो आप कहेंगे सर ए बी ए बी ए बी, यानी कि आपके पास अल्टरनेट पोजीशन के साथ एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज को मैं परपेंडिकुलर रीड करता हूं तो आप कहेंगे सर अब यहां पे सिमिलर सिमिलर एटम्स एक रो में आएंगे। यहां पे अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो बेटा यहां पे डिफरेंट एटम्स आपके पास आ रहे होते हैं, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम देखें तो सिमिलर। तो देखिए अरेंजमेंट बाय चेंजिंग डायरेक्शन वो चेंज हो, तो जब अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। आपकी बुक में इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक प्रॉपर्टी लिखी है, थर्मल कंडक्टेंस। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कंडक्टेंस ऑफ ग्रेफाइट के रिलेटिव और उसमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास ग्रेफाइट पैरेलल डायरेक्शन में ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो करंट को कंडक्ट नहीं करता। फिर एक बेटा टर्म है सिमेट्री। सिमेट्री क्या चीज थी? रेपिटेशन है एंगल का, फेसिस का और एजिस का। जब आप कोई भी क्रिस्टल है उसको 360 के एंगल से रोटेट करते हैं तो इसमें तीन तरह की, ये सिर्फ नाम ही काफी है इन चीजों के, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हैबिट ऑफ क्रिस्टल। नॉर्मली किसी भी आपके पास सॉलिड की क्रिस्टल्स कैसे ग्रो करती है उसको हम उसकी हैबिट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है NaCl के, उसकी क्रिस्टल्स क्यूबिक है, दूसरा स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता था उसके रिलेटिव NaCl की ही हेक्सागोनल। ऐसा नहीं, NaCl की जब भी क्रिस्टल्स आप बनाएंगे वो हमेशा क्यूबिक ही ग्रो करेगा। हाँ, चेंज कब आता है हैबिट? जब बाहर से कोई इंप्योरिटी ऐड की जाती है। तो नॉर्मली NaCl की जो क्रिस्टल्स होंगी वो क्यूबिक है,
लेकिन अगर वो कहता है इसमें 10% यूरिया की इम्प्योरिटी ऐड कर, तो वो आपके पास नीडल लाइक क्रिस्टल। तो हैबिट कब चेंज होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। नॉर्मली जिसकी जो हैबिट है वो उसी तरह से ग्रो करेगा। NaCl की अगर आप क्यूबिक है तो वो क्यूबिक ग्रो करेगा, डायमंड की टेट्राहेड्रल है वो टेट्राहेड्रल। आपने कोई क्वेश्चन करना है ना, तो आपने क्या करना, रेज है। जब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो क्या करना है, रेज है। हाँ, तो टीचर को पता चलेगा, टीचर आपको जो है ना कहने के आपस में बात हो रही होती है तो वो माइक म्यूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद बेटा एक प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म बेटा ये सिर्फ बेस बनाने के लिए में नहीं किया, मेरा पास आएगा लेकिन जो सॉलिड को पढ़ना है तो उनकी प्रॉपर्टीज को लिख के एक्सप्लेन कर दिया। आइसो मींस सेम, मॉर्फिज्म मींस स्ट्रक्चर। तो बेटा वो कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं वो आपस में आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी है NaF MgO, दोनों की रेशो सेम, आयनिक रेशो, तो इनका स्ट्रक्चर क्यूबिक। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, ये जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं इनकी ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही होती है ना केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है। इनकी सिर्फ एक चीज मैच कर रही होती है, वो होती है शेप। तो आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर। इसी तरह से इसी का एक वाइस वर्सा टर्म है जी पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपाउंड्स के रिलेटिव, इसमें डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो AgNO3 दो तरह से गो कर सकते हैं, रोम्बोहेड्रल करता है वो बेटा आपस क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। जाहिर सी बात है कंपाउंड एक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, हाँ ड्यू टू शेप कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती। तो मैंने लिखा सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद एक टर्म है जी एलोट्रॉपी। बेटा एलोट्रॉपी टर्म है एलिमेंट के रिलेटेड, कि अगर कोई एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप्स है उसको हम एलोट्रॉपी बोल देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है जो एग्जांपल मैंने कोड किया है वो डायमंड। आपके पास कार्बन, कार्बन की बेटा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखी है, एक डायमंड दूसरा ग्रेफाइट। डायमंड का टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट, तो डायमंड का टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल। इसी तरह से सल्फर का रोम्बिक मोनोक्लिनिक। तो कोई भी एक दो एग्जांपल बस है मेरा। आ गया बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है तो मैं इधर कोट नहीं कर रहा हूँ, वर्बली आपको बता दूं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या था बेटा, किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिसमें उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है ये हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे तो जाकर वो मेल्ट हो जाएगी, उससे आपके पास पहले ही उसकी दो क्रिस्टलाइन शेप्स एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, दोनों किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, 95.5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 95.5 से कम रखता हूं तो वो रोम्बिक होगी, ज्यादा करूंगा मोनोक्लिनिक। इस टेम्परेचर पे दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी, ये वन टाइम रीड करना है, बार बार चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपकी बुक में चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उनको डिफाइन चार क्रिस्टलाइन आपके पास सॉलिड्स को डिस्कस किया हुआ है, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। नाम से ही आपको उनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पता चलना शुरू हो जाएगी बेटा। आयनिक सॉलिड
आयंस पर कंसिस्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा। और इनके अंदर जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है बेटा वो आयनिक बॉन्ड। और उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एनर्जी, अमाउंट एनर्जी required to break 1 mole of ionic compound into its gaseous ions। और हेसिस लॉ में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको मेजर करते थे। और NaCl के केस में बेटा इसकी वैल्यू 787 किलो जूल पर मोल होती है। और ग्रुप में ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये लैटिस एनर्जी आगे चल के डिटेल से आएगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमेशा लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, either with respect to cation or Na। top to bottom side दोनों घटते हैं तो एनर्जी जब होती है, ये पॉइंट है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टीज जब बात की जाए तो आपने मोल्टन स्टेट में ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस क्या था, जब इनके ऊपर